वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक के बिना जो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था या जो मोशन पढ़ा था वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम होगा फ्रिक्शन। ठीक है, इस टॉपिक का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है फ्रिक्शन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं, फ्रिक्शन का मतलब किसी भी काम में हम जो जनरल टर्म यूज करते हैं कि इस काम में स्मूथली नहीं हो रहा है, कुछ फ्रिक्शंस आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली जो जनरल लाइफ में फ्रिक्शन की मीनिंग होती है वही मोर आर लेस अगर बात करें तो फिजिक्स में भी फ्रिक्शन का मतलब वही होता है। बट टू बी स्पेसिफिक, अपोजिशन ऑफ मोशन, जो मोशन का अपोज करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कॉमन फोर्सेस केवल हम लोग किस में बात करेंगे, मैकेनिक्स में जो कॉमन फोर्सेस होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। केवल हम लोग मैकेनिक्स में जो कॉमन फोर्सेस होंगे उनकी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो फोर्सेस हैं या तो वो पुश हैं या तो पुल हैं, इनको पता है। अब वो अर्लियर क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है, जो टू टाइप्स के होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेसिकली अगर बात किया जाए कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट, पूरे के पूरे फोर्स को जितनी भी हम लोग स्टडी करते हैं उन सभी को क्या किया जा सकता है, दो ब्रांचेज में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। इनके बारे में आइए थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें, फोर्सेज व्हिच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा फोर्स जिसके आप कांटेक्ट में रह के ही फोर्स लगा पाएँ उसे क्या हम लोग बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जैसे आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कांटेक्ट फोर्स की, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब हो गया, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हमको मोशन में लाना था, हमको एक फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, एक बॉल को क्या करना है आपको, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल क्या करेगा, मूव करेगा। और वहीं अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की जाए तो जिससे आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस और अच्छे से समझ में आएगा, फोर्सेस विच कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स, बिना ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट के। फॉर इंस्टेंस जो है, अगर हम ग्रेविटेशनल पुल की बात करें या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, तो अगर हम लोग कोई भी बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, या कोई भी चीज़ ऊपर से ड्रॉप करते हैं रूफ से, या फिर जो है किसी चीज़ को थ्रो करते हैं रूफ से या कहीं क्लिफ से या किसी बिल्डिंग से या माउंटेन से, तो आप देखते हैं वो नीचे की तरफ क्या कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, लेकिन उस पर कोई फोर्स आपको कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाई नहीं पड़ेगा। वो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्सेज जो हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेज की अगर बात की जाए तो जो न्यूक्लियाई हमारा होता है, कोई भी मटेरियल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर बहुत छोटे लेवल पे उसकी स्टडी किया जाए तो पता चलता है हमको न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है नहीं, एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है नहीं अगर यहाँ देखा जाए तो। जो इसमें इलेक्ट्रॉन है और बेसिकली न्यूक्लियाई में जो प्रोटॉन है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में अगर मैं बात करूँ, दो चार्जेस अगर दूर दूर पे रखें तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। वो भी क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। लेकिन हमें मैकेनिक्स में केवल हमको क्या पढ़ना है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स पढ़ना है।
तो हम लोग केवल इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं करेंगे। हम सभी ने अपने बचपन में जो है आयरन बार्स को या आयरन फाइलिंग्स को क्या किया होगा, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया होगा, जो कि क्या रहे होंगे, एक दूसरे से अपार्ट रहे होंगे, दूर रहेंगे। स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। कैसे आप क्या करिए, किसी स्प्रिंग को प्रेस करिए, प्रेस करना है या उसको इलोंगेट करना है, प्रेस करना है या एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब आप फोर्स लगाते हैं, देखते हैं आप क्या आ जाते हैं, स्प्रिंग के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो स्प्रिंग को या तो आप प्रेस कर रहे होंगे या तो स्प्रिंग को क्या कर रहे होंगे, इलोंगेट कर रहे होंगे। जब प्रेस कर रहे होंगे और सब के सब क्या कर रहे होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहे होंगे। ड्रैग फोर्सेस में बेसिकली अगर हम लोग ड्रैग फोर्सेस को जानते हैं कि अगर ये वाटर है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने आसानी से एयर में अपने हाथ को आप कर सकते हैं उतने जो है ओपनली जो है उतने ईजी तरीके से आप लिक्विड में नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विड में अगर बात करें, जो फोर्स होता है ड्रैग फोर्स, लिक्विड में जो ड्रैग फोर्स की हम लोग बात करते हैं, उस फोर्स को विस्कस फोर्स भी बोला जाता है, विस्कस फोर्स भी बोला जाता है। और यही जब सॉलिड में आ जाते हैं हम लोग, जब एयर में रहते हैं सॉलिड, और जब एयर में रहते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर वो सॉलिड में होता है तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी चल के आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन भी क्या आएगा कांटेक्ट फोर्स में। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, फोर्सेस टू टाइप के थे हमारे, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में अप्लाइड फोर्सेज हो गए, ड्रैग फोर्सेज हो गए। ड्रैग फोर्सेज अगर सॉलिड की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें ड्रैग फोर्स होता है, यानी कि सॉलिड सरफेस पे अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा है तो उस मोशन का अपोज होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वही लिक्विड में होता है तो उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड में होता है, तो अगर एयर में होता है तो उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बेसिकली हमने बताया कि इन मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़्यादा स्टडी करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में द फ्रिक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन, द विस्कस फोर्स, द एयर रेजिस्टेंस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। ये दो चीज़ नया है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड इस पर भी हम लोग बात करेंगे, द फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ ध्यान से देखें, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट की कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमको क्या स्टडी करना है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में स्टडी करना है। अभी हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, मस्कुलर फोर्सेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, इलास्टिक फोर्सेस के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड मैकेनिकल फोर्सेस, इसी की हम लोग बेसिकली स्टडी कर ही रहे हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो इसके बारे में बेसिकली मैकेनिक्स हम किसके बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। बाकी तीनों फोर्सेस के बारे में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में मैकेनिक्स में बात नहीं करते हैं। ये जनरली तीनों फोर्सेस ऐसे हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ तरीके से समझ के जो है करेंगे। फ्रिक्शनल एराइज क्यों होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके ग्राफ्स क्या क्या होते हैं, उन सब की क्या करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है फ्रिक्शन, तो आइए देखते हैं। ए बॉडी, एक एग्जांपल लेते हैं, ए बॉडी ऑफ मास m एट द रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। किसी भी हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक बॉडी को रखा गया, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या रखा गया है, बॉडी जिसका मास क्या है, m मास की बॉडी को यहाँ पे रखा गया है। एंड ये जो है हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये रेस्ट में है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं, रेस्ट में होने पे यानी पे इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो वहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, ये हमारा हो गया m मास का, ये हमने सरफेस पे रखा है। ये नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा।
तो चूंकि ये रेस्ट में है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग कह सकते हैं कि ये चूंकि ऑब्जर्व हमें रेस्ट में हो रहा है, तो रेस्ट में यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा होगा, तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg नीचे की तरफ होगा वो कैंसल्ड बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऑफ द टेबल। जो इस टेबल के सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, उसके द्वारा क्या हो जा रहा होगा, कैंसिल आउट हो जा रहा होगा। अगर इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जाए, इस पे आप क्या करें, इसी टेबल पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास m मास का है। अगर इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करें किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख ही लिया कि वेट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ जो कि सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा था वो क्या था, बैलेंस था। तो अब बच गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, फोर्स को अप्लाइड करें, तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, एक भारी टेबल है। तो इनिशियल फेज में जब हम लोग अलमीरा हो, टेबल हो, कुछ भी हो, तो उसको अगर खिसकाने की कोशिश करते हैं तो एक छोटा बच्चा उसको नहीं खिसका सकता। छोटा बच्चा क्या करता है, फोर्स तो लगाता ही है। चलो छोटे बच्चे से और आगे आ जाते हैं, थोड़ा 8 साल 10 साल के बच्चे लेते हैं, वो छोटे बच्चे से ज़्यादा, 5 साल के बच्चे से ज़्यादा 10 साल का बच्चा फोर्स लगा पाएगा तब भी वो नहीं। वही 15 साल के बच्चे को अगर बुला लेते हैं तब भी वो टेबल को नहीं खिसका पा रहा, फोर्स तो लगा रहा है। यानी कि एक मिनिमम वैल्यू फोर्स की चाहिए जो क्या कर सके, उस टेबल को, उसके पोजीशन को चेंज करा सके, उसके पोजीशन जो स्टेट ऑफ मोशन है, रेस्ट है, उसको क्या करा सके, चेंज करा सके। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सपोज कीजिए 50 न्यूटन का फोर्स या 100 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है 15 साल का बच्चा, और वो टेबल फिर भी या अलमीरा फिर भी अगर मोशन में नहीं आ रही, वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करे, तो यानी कि कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगा। तो वही लिखा है कि ए फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द बॉडी। इस पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, सपोज कीजिए छोटे बच्चे ने अप्लाई किया। वी नो दैट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नॉट इनफ टू मूव द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, मूव नहीं कर रहा है। बट इफ द अप्लाइड फोर्स F were the only external force on the body, it must move with acceleration F/m। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इसी पे केवल F एक्सटर्नल ही काम कर रहा हो तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू सेकेंड लॉ से m इंटू ए होता है। तो इसमें जो एक्सिलरेशन होना चाहिए F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्या है, m। इतना ही एक्सिलरेशन होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। हाउएवर स्मॉल, जो कि क्या रहेगा, बहुत इतना कम ही एक्सेलरेशन है जो छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है, या जो मैंने 10 साल 15 साल बच्चे की बात की, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन वो कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या है, इतना नहीं है कि उसको क्या कर सके, रेस्ट से मोशन में ला सके, इतना एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है कि उसके पोजीशन में वो चेंज करा सके। हाउएवर द स्मॉल, वो क्या है, इनफ नहीं है, बहुत स्मॉल है, तो क्या करा सके, इस एक्सेलरेशन को रियलिटी में दिखा सके क्लियरली। द बॉडी रिमेन्स एट द रेस्ट बिकॉज ऑफ द सम force come into the play in the horizontal direction and opposes the applied force F, resulting zero net force on the body। ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये देखिए छोटे बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, छोटा बच्चा जिसको हम लोग बेसिकली चाइल्ड बोल दें, या फिर ये 5 साल का हो, 5 ईयर या 10 ईयर या 15 ईयर की बात करें, ये देखिए फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो हमारा अलमीरा है जिसका मास m है, मान लेते हैं इस केस में, उसको मैंने बॉडी बोल रखा है, वो क्या कर रहा है, मोशन में नहीं आ रहा। जबकि सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आना चाहिए। यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन का अपोज करने के लिए कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। वो देखिए फोर्स हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, एफ के द्वारा दिखाया हुआ है, तभी तो रिजल्टिंग फोर्स 0 हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं किसी टेबल को मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, या बेसिकली जनरली अगर आपका कोई घर में बड़ा सा बैग, अलमीरा कुछ भी रखा है, अगर उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ तुम सीधे सीधे कंक्लूड कर सकते हैं कि यानी कि कुछ न कुछ क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, आपके फोर्स को क्या कर दे रहा है, नलीफाई कर दे रहा है। हम वॉल को धक्का दे रहे हैं, वॉल नहीं जा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वॉल हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, नलीफाई कर रहा है, इसी तरीके से वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो दूसरी तरफ कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए जो इस नेट फोर्स को या नेट एक्सीलरेशन को क्या कर रहा है,
कम कर रहा है। दिस फोर्स एफ एस, इसको हम लोगों ने क्या बोला कि जो हॉरिजॉन्टल जो अपोज कर रहा था उस फोर्स को हमने क्या बोला, एफ एस। अभी हम बताएंगे इसका क्या मतलब है। एफ एस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स आर सिंपली फ्रिक्शन। इसी फोर्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जो अपोज कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ता है हमको। अगर वही हम लोग जो है लिक्विड में होते हैं तो आपको पता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो मोशन को अपोज करता है। वही अगर हम लोग एयर में होते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। सॉलिड में उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, या सिंपली क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन। इसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं या फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अर्लियर क्लास में भी पढ़ रखा है कि फ्रिक्शन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट मैंने एस लगाया है, इसका बेसिकली मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन से। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर यहाँ बात करें, देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे टाइप का हम लोग पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दो बहुत कॉमन फ्रिक्शन है जो आपने इनिशियल क्लास में भी पढ़ा होगा। इस क्लास में एक और आप आके पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों रखा गया, क्योंकि ये मोशन ही नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये मोशन ही नहीं करने दे रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये बॉडी को मोशन ही नहीं करने दे रहा, जबकि 15 साल का बच्चा 100 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगा रहा था अलमीरा पे, लेकिन वो अलमीरा को मोशन में नहीं ला पा रहा था। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था, उसी फोर्स को जब तक हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में नहीं आ जाता है, मोशन का अपोज कर देता है, वो तब तक जो फ्रिक्शन काम करता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अब अगर इसको हम और अच्छे तरीके से बोलें कि जो है यहाँ पे जो एस है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। है फोर्स ही, बस इसका नाम बदल के रख दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, द सब स्क्रिप्ट स्टैंड फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट बाय इटसेल्फ when there is no static friction does not by itself। ठीक है, when there is no applied force there is no static friction। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने बताया वो रेस्ट में ही रखा हुआ तब तक इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन जब वही मैंने बताया नहीं, सपोज करो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 15 ईयर्स का बॉय, लेकिन इस अलमीरा को जो है वो मोशन में नहीं ला पा रहा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैट। अब ये आया, ठीक है, ये खुद से वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इट डज नॉट बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट बाय इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि जब तक ये 100 न्यूटन लगा रहा है, 100 न्यूटन का अपोज हो रहा है, अभी तक ये मोशन में नहीं आया है, तब भी वो अलमीरा, जैसे एक और आदमी आ जाता है दोनों मिलकर लगाते हैं तो क्या आएगा, अलमीरा मोशन में आ जाएगा। देयर इज नो स्टैटिक, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन था ही नहीं जब तक वो रेस्ट पे था। जब उस बच्चे ने फोर्स लगाना शुरू किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। इट कम्स इन टू द मूवमेंट, ये उस प्ले इन द मूवमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। जैसे ही अप्लाइड फोर्स उसने लगाया तभी वो स्टैटिक फ्रिक्शन आया। एज द अप्लाइड फोर्स एफ इंक्रीजेज एफ एस आल्सो इंक्रीजेज, रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब ये सी बात है, लगभग अगर इसके बाद सपोज करो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाने में मोशन नहीं में आता है, 101 लगाने में जब दो बच्चे आ गए, 101 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो तब तक ये क्या रहेगा, एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज। जब तक अप्लाइड फोर्स आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आप स्टार्ट करना शुरू किए 10 न्यूटन से लगाए, 20 न्यूटन लगाया, 30 न्यूटन लगाते, ऐसे ऐसे क्या करें अप टू अ सर्टेन लिमिट तक आप क्या करते गए, लगाते गए। तो ये 100 न्यूटन तक तो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी इसके साथ में हम आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक छोटा सा ग्राफ दिखाते हैं आपको।
कैसे आता है, कैसे ध्यान से देखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ टू टाइप, काइनेटिक एंड स्टैटिक. It exists between the two surfaces when there is tendency to relative motion but no relative motion along the contact surface. This means that static friction is variable and self-adjusting force. ठीक है. However, it has a maximum value called limiting friction. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब जो 100 न्यूटन की हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या रहती है हमेशा, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं. यहाँ देखिए, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या आएगा, एफ एस इज इक्वल टू लेस आर इज इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर आएगा, जहाँ ये म्यू लेस आर इज इक्वल टू म्यू एस एन जो है नॉर्मल फोर्स है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर आएगा. तो ये देखिए क्या रहेगा, लीनियर ग्राफ होना ही होना इसका. ये देखिए यहाँ तक क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये लीनियर ग्राफ है. अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ये यहाँ तक है. यहाँ तक इस वाले वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. यानी कि अगर बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. अभी इसके बारे में हम लोग, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेस आर इज इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर होती है. अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. अगर काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की तो हमने बता ही दिया आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. अब इनके फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे. अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वही हमने बता दिया, बॉडी में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. स्लाइडिंग या इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ये तब आता है जब बॉडी क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है. और रोलिंग फ्रिक्शन की हम लोग बात करेंगे, अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. अभी काइनेटिक्स या काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन किया जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन. बेसिकली जो इम्पेंडिंग का मतलब होता है दैट विल हैपन सून. जो इम्पेंडिंग मोशन की मतलब होता है, इम्पेंडिंग का जो मतलब होता है वो होता है दैट विल हैपन सून. कोई भी चीज जो होने वाला हो, हुआ ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन. ऑब्वियस सी बात है कि वो जो देखा जाए, हमने बताया था कि जो अलमीरा था वो 0 न्यूटन से लेके जब 100 न्यूटन तक हमने लगा दिया तो क्या करता है, अगर ये लगता नहीं 100 से, यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा क्या आ जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया. लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक. इसके बाद अगर आपने लगाया, अप्लाइड फोर्स किया स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये जो इधर जो वैल्यू थी इसकी लेस देन 100 न्यूटन जो वैल्यू थी, उसमें क्या करता, अगर इतना नहीं लगता, इसी को क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन. इम्पेंडिंग मोशन यानी कि यहाँ के बाद मोशन तो शुरू हो जाएगा, यहाँ क्या है, मोशन होने वाला, दैट विल हैपन द सून. द इम्पेंडिंग मोशन मीन्स द मोशन दैट वुड टेक प्लेस but does not actually takes place under the applied force if the friction were absent. ठीक है. अगर यहाँ फ्रिक्शन हटा देते हम लोग, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हटा देते, तो ये जो इम्पेंडिंग मोशन के लिए हमारे पास जो फोर्स हम लोग अप्लाइड फोर्स कर रहे थे, उतने में क्या आ जाता, वो मोशन में आ जाता है. That is here the impending motion means the motion that would take place अंडर द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगाया गया था, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट. लेकिन 100 न्यूटन तक क्या है, फ्रिक्शन है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. अब जरा इसके लिए आइए न्यूमेरिक फॉर्मूला बना लेते हैं. वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सटीड फ्रॉम ए सर्टेन लिमिट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते थे. सर्टेन लिमिट यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये क्या होती थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द बॉडी बिगिंस टू मूव। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखा था कि जब तक स्टैटिक 100 न्यूटन के बराबर नहीं हो जाता अप्लाइड फोर्स, तब तक वो मोशन में नहीं आता, वो इम्पेंडिंग मोशन ही रहता है। वी नो दैट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सीड फ्रॉम ए सर्टेन लिमिट द बॉडी बिगिंस टू मूव, चलना स्टार्ट कर देगा। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम बोलेंगे एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग दिखाते थे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएंगे एफ एक्स। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, थोड़ी आपको इसमें सोचना चाहिए कि कैसे जो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब सपोज करिए, कह रहा है कि सपोज कीजिए हमने अलमीरा को पहले ऐसे रखा है, सपोज कीजिए इसका ए एरिया क्या आ रहा है, सरफेस के संपर्क में आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं क्या कर दूं, हॉरिजॉन्टल तरीके से रख दूं अलमीरा को, ये लेंथ एल है, ये बी मान लेते हैं, तो 20 बार ये हो गया, लेंथ ये हो गया। ये देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, इसका बढ़ गया। लेकिन ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। जरा आप लोग सोचिए और कमेंट में बताइएगा कि क्यों ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। एंड जो कि शॉकिंग बात है, एंड वेरीज विद द नॉर्मल फोर्स। ये क्या करता है, अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें एम जी, तब भी ये इधर लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तब भी इधर लग रहा होगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ऐसे रख देंगे तब भी एम जी नीचे की तरफ काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। किस पर डिपेंड करता है, ये वेरी करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हिसाब से। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस केस में देखें तो कम है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं इसको A1 बोल दूं, A2 बोल दूं, A2 ग्रेटर देन A1 है, जो कि क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल फोर्स पे, ठीक है। और जिसकी वैल्यू होती है ये पाया गया हम लोगों को कि जो एफ एस होता है, एफ एस जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या होता है, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के नहीं, नॉर्मल फोर्स के। वो ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लोग लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सपोज करते हैं म्यू एस हमने लिख दिया, क्योंकि स्टैटिक कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको बाकी कांस्टेंट से थोड़ा अलग बताने के लिए इसका एक और नाम दिया गया। इसको बोलते हैं, कई बार आपने मैथ में भी सुना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ऐसा नहीं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोगों ने देखा था। तो हमने हटाया तो किसके बराबर आ गया, और नॉर्मल किसके बराबर होता है हम लोग जानते हैं, म्यू एस एम जी के। तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जब ये क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, वेयर mu is the constant of proportionality depending upon the nature of the surface in the contact। एरिया ऑफ द सरफेस नहीं, ध्यान से देखिएगा, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, नेचर पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दस द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिटन एज एफ एस इज इक्वल टू, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, इससे लेस ही होगा, लेस आर इज इक्वल टू म्यू एस एन इज इक्वल टू एम जी, म्यू एस एम जी। एन जो है नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर होता है। इससे जब तक लेस रहेगा तब तक वही हमारी क्या हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि इससे ज़्यादा होने पे वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही 100 न्यूटन से, अगर 101 न्यूटन, 105 न्यूटन के आसपास हम लोग आए, 101 न्यूटन से ज़्यादा हुए, तुरंत वो क्या आ जाएगा, एफ एस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है मोशन का। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एन इज द नॉर्मल फोर्स, वही जो जिनको बारे में हम लोग बहुत लंबे समय से नॉर्मल फोर्स की हम लोग बात करते हैं।
आ रहे हैं। ये लेस आर इक्वल टू का मीनिंग आपको समझ में आया? लेस आर इक्वल टू की जो मीनिंग है वो ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा हमेशा म्यू एस एन या म्यू एस एम जी से क्या होगा, लेस होगा या इसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद ही तो मोशन हो जाएगा। इसके पहले उसी मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। मतलब यहाँ तक जो हमारे पास अलमीरा था, सपोज कि ये अलमीरा था, ठीक है, इस पे हम क्या कर रहे थे, ये सरफेस पे रखा था, 100 न्यूटन जब तक लगा रहे थे तब तक मोशन नहीं आ रहा था, इसी को क्या बोल रहे थे? इम्पेंडिंग मोशन। अब जो इसी में तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा था, एफ एस इसी का तो अपोज कर रहा था। अब ये या इसके अगर बराबर रख दोगे, मैक्सिमम के केस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा या इससे छोटा ही रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। इफ द अप्लाइड फोर्स एफ, जो अप्लाइड फोर्स एफ था, exceeds fs max, the body begins to the slide on the surface। वो क्या करेगा? स्लाइड करना शुरू कर देगा, मोशन करना शुरू कर देगा, काइनेटिक मोशन उसमें आ जाएगा। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली that when relative motion has started, the frictional force decrease from static maximum values fs minus 1। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करें, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारा, या इसी की इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब जब ये मैक्सिमम होगा, ये क्या था? मैक्सिमम वैल्यू थी। अब इससे जब मोशन में आ जाएगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब मोशन में आ जाता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की। ऑब्वियस सी बात है, वो मोशन में जब आ जाता है तो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है रेस्ट से मोशन में लाने में, मोशन से रेस्ट में अगर आप लाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो एक बार मोशन में आ जाए तो उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी आ जाती है। जब इनर्शिया की प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसी के कारण जो है यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से। अभी आगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बोलेंगे, पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन द रिलेटिव मोशन हैज स्टार्टेड, जब सरफेस के बीच में सरफेस और बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम द स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स। इससे क्या हो जाता है? कम आ जाता है। अगले फ्रिक्शन को हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जाए तो ये वो वाली फ्रिक्शन है जब तक आप पेरेंट्स आपको डांटते नहीं और आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। जब पेरेंट्स की डांट पड़ जाती है, और आप सभी को पता है कई बार तो बहुत अच्छे से पड़ जाती है, तो वही वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते, नहीं तो मान लो मम्मी बोल रही है तो मम्मी की बात सुन ही नहीं रहे हो, अपना मोबाइल चला रहे हो और रील्स वगैरह जो भी आपको देखना है देख रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, सारे दुनिया के इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही पापा एंट्री करते हैं और एक ही बार में आपसे पूछते हैं कि पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। आप मैक्सिमम वैल्यू पे फ्रिक्शन के पहुंच गए। मम्मी जो अब तक बता रही थी, बोल रही थी, वो क्या थी? स्टैटिक फ्रिक्शन थे, लेस देन वैल्यूज थे, लेस देन आर इक्वल टू कौन सा हो गया? जैसे फादर आए और बोले, आपने उसको क्रॉस किया, वहां तक क्या रहेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी कि अब इसके बाद तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आइए, जब पढ़ना आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है, अरे यहाँ बॉडी मोशन में भी आ गई है। तो देखते हैं जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, चूंकि आपको एग्जाम तो क्वालिफाई ही करना है, तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो जो पहले का फ्रिक्शन रहता है उससे भी कम फ्रिक्शन से आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे आप लगातार अच्छे से पढ़ाई को निपटाते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें, इसी का जो दूसरा नाम है, मैं बार बार ले रहा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव मोशन। ठीक है। अब जो है एक्चुअल रिलेटिव मोशन की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो अभी जो हम मोशन को डिसाइड किया था, अगर ये पूरा का पूरा हमारा मोशन है, जिसमें हमने देखा था इसको 2 पार्ट में हमने इधर इम्पेंडिंग मोशन में किया था, इम्पेंडिंग मोशन जो कि मोशन तो उसमें हो नहीं रहा था लेकिन वो तैयारी हो रही थी,
यहाँ पे क्या है, एक्चुअल मोशन। और इसी को अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक टर्म रिलेटिव लगा दिया गया है। क्योंकि रिलेटिव लगा दिया गया है क्योंकि सरफेस के कंपैरिजन में ये भी एक्चुअल रिलेटिव क्योंकि फ्रिक्शन डिसाइड ही क्या करता है, रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन के बारे में ही क्या करता है, बातचीत करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो एक्चुअल रिलेटिव मोशन है बॉडी और सरफेस के बीच में, जब वो मोशन करना शुरू कर दिया, वहां पे जो फ्रिक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसको एफ के से डिनोट करते हैं। के का मतलब ही यहाँ क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जो इसके सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फर्दर इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि रेयर बात है। ये क्या होता है कि चूंकि बॉडी क्या है, मोशन में आ गई है, तो ये क्या है, उसकी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। बताइए क्यों इंडिपेंडेंट है। इट सेटिस्फाइज ए लॉ सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी क्या करता है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ था, कि वो लॉ क्या था बेटा, वो लॉ ये था कि जो वो एरिया ऑफ सरफेस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। जो हमारा मैंने बताया था, अलमीरा अगर हमने वर्टिकल रखा है तो जो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मान लिया था हमने A1 मान लिया था, बहुत कम होगा। लेकिन उसी को अगर हम गिरा दें अलमीरा को, बड़ी सी अलमीरा को, अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया था, वो इंडिपेंडेंट था एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये भी, ये जो है अब चूंकि अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से तो ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये उसकी वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट है। ये दोनों चीज से इंडिपेंडेंट है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से लॉ फॉलो करता था जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, लेस आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, म्यू एस एन या फिर म्यू एस एम जी, एन एम जी के बराबर होता था। तो ये जो है एफ के जो है क्या हो गया, म्यू के एन। वो जो एफ के है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नॉर्मल रिएक्शन के। जब नॉर्मल रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, जिसको हमने क्या बोला, म्यू के बोला। इसको अलग किया, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर वहां से देखें, हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो म्यू के लेस देन क्या होने वाला है, म्यू एस होने वाला है। अगर सिंपली जो है म्यू एस और म्यू के में कंपेयर किया जाए तो ये क्या रहेगा हमेशा, where mu k is constant of proportionality and depending on the nature of the surface in the contact। नेचर ऑफ द सरफेस के बारे में अगर हम लोग सिंपली आपको बात करें तो सपोज कीजिए हमने क्या किया, आपको एक ऐसा सरफेस ले, वुडन सरफेस ले लिया, या फिर हमने मिरर सर, अगर मिरर की बात करें और वुडन सरफेस की बात करें, मिरर आपको पता है उस पर फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है एट कंपेयर टू वुडन। थोड़ा सा क्या हो गया, सरफेस का नेचर क्या हो गया, बदलता चला गया। उसी की जगह आप कपड़े ले लीजिए, उसी की जगह आप क्या करिए, ग्लॉसी पेपर ले लीजिए। ग्लॉसी पेपर का फ्रिक्शन अगेन कम होगा कपड़े के कंपेरिजन में। तो जो नेचर ऑफ सरफेस है उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसको काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा जाए तो म्यू के इंटू एन, जहाँ एफ के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन न्यूटन, म्यू के क्या है, इसी को कोफिशिएंट, एक नया टर्म है, कांस्टेंट की वैल्यू ही है, बस इसको थोड़ा सा नया नाम दे दिया गया, नया जामा पहना दिया गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, उसी के बराबर है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, इनकी हमें क्या पड़ती है, जरूरत भी पड़ती है। एक जैसे उसमें हमने देखा था एक्सपेरिमेंट जो है वो बताते थे कि जो है वो हमेशा क्या होता है, म्यू एस एन के बराबर होता है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट म्यू के लेस देन म्यू एस, वो तो होना ही होना था। जो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वो हमेशा क्या होता है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से क्या होता है, हमेशा लेस होता है। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोग ध्यान रखिए, कई बार ये पूछे जाते हैं कि म्यू के जो है वो लेस देन क्या होता है, म्यू एस। अब देखते हैं, अपने काम की बात करते हैं कि चूंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, स्टडी क्या कर रहे हैं हम, मोशन को स्टडी कर रहे थे। जब मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है। तो मोशन में लाने पे क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा, कितना अपोज कर रहा है, कितने एक्सटर्नल फोर्स के कारण, कितने नेट फोर्स के कारण बॉडी में जो है एक्सीलरेशन आता है, उसकी बात कर लें। व्हेन रिलेटिव मोशन हैज बिगन
द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। लेकिन हमने देखा अपोजिट साइड में क्या काम कर रहा है, एफ के काम कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, ये हमारा हो गया तो ये क्या हो गया, एफ के काम कर रहा है, ये हमारा क्या था, सरफेस था, और इधर की तरफ हम एफ अप्लाइड किए हुए थे। देखिए एफ अप्लाइड एफ नेट से अलग है, एफ अप्लाइड जो है एफ नेट या एफ एक्सटर्नल से अलग है। तो जो एफ नेट हो जाएगा वो एफ माइनस एफ की होगा। जो बॉडी में एक्सिलरेशन आएगा और किसके कारण, जो चेंज आएगा उसके स्टेट ऑफ मोशन में, वो किसके कारण आएगा, जो नेट फोर्स है हमारा, ना कि अप्लाइड फोर्स के कारण आएगा। मोशन को अगर फ्रिक्शन से सपोज कर लेते हैं, हमने क्या लगाया था, बताया था 101 न्यूटन के कारण जो है क्या आ रहा था, ये मोशन में आ रहा था। और अपोजिंग फोर्स किसके बराबर था, काइनेटिक फ्रिक्शन सपोज कीजिए किसके बराबर हो गया, काइनेटिक फोर्स अगर 95 न्यूटन के बराबर हो गया, तो जो नेट फोर्स हुआ वो 5 न्यूटन। यानी कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा, वो इसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा, इसके जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो केवल 5 न्यूटन के कारण आएगा। इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज रिमूव्ड, अगर हटा दिया जाए, पहले लगाया गया मोशन में, अब हटा दिया गया, इट एक्सिलरेशन इज क्या हो जाएगा, माइनस एफ के अपॉन एम। ऑब्वियस सी बात है, इसके एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ माइनस एफ के अपॉन एम हो गया। ये क्या हो गया, हटा दिया आपने, जीरो कर दिया, तो अब इसका क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसको क्या बोलना शुरू करते हैं हम लोग, डी एक्सेलरेट होना शुरू हो गया वो। अब फ्रिक्शन की वैल्यू अगेन बढ़ना शुरू होगी, वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम मुझे को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमने आपको बताया था कि ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स है। तो नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। उसी को देखिए, अप्लाइड फोर्स उस केस में क्या था, एफ था हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, एफ क्या था। इसी के कारण इसमें क्या आ रहा था, अगर एम मास है तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा था इसमें, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आइए फ्रिक्शन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ईच एक्सपीरियंसेस ए कांटेक्ट फोर्स बाय अदर। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन इज कंपोनेंट ऑफ contact force parallel to the surface in contact which opposes the impending or actual relative motion between the two surfaces। अगर हम लोग पूरा कंक्लूड करके फ्रिक्शन की डेफिनेशन देना चाहें तो वो यही डेफिनेशन हो सकता है कि जो चूंकि वर्टिकल फोर्सेस तो क्या हो गए थे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स कैंसिल आउट हो गए थे, बैलेंस हो गए थे, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स ही बचा था। वही लिखा, फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस। जो कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट था, नॉर्मल रिएक्शन था, वो तो एम जी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या हो गया था, बैलेंस हो गया था। कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस जो हमारे पास बच गया था, ये हमारे पास था, ये पैरेलल टू द सरफेस हो गया, ये हमारे पास सरफेस हो गया। जो कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण ये तो नॉर्मल रिएक्शन आया था, ये क्या हो गया था, एम जी से कैंसिल हो गया था, ये वाला रह गया था, और इधर क्या था हमारा, एफ अप्लाइड है। अगर which opposes the impending or actual motion, क्योंकि फ्रिक्शन तो स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन है, सरफेस इज कॉल्ड एज हमारा क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन कहलाएगा। नोट दैट इज नॉट मोशन बट द रिलेटिव मोशन दैट द फ्रिक्शन फोर्स अपोज। ये क्या करता है, मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का। ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव मोशन का ही ये क्या करेगा। इम्पेंडिंग का जो मतलब होता है यूजुअली इज समथिंग बट दैट विल हैपन सून, ठीक है। अब जरा एक रेयर एग्जांपल देखते हैं, जिसको हमने आपको जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था तो भी आपको समझाया हुआ था कि कंसीडर ए बॉक्स लाइंग इन अ कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन दैट इज एक्सीलरेटिंग। मैंने जब फर्स्ट लॉ आपको पढ़ाया था तो उसमें एक कार का केस बताया था, जब कार रेस्ट में है, ठीक है, जब कार जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, जब कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब आपको मैंने बताया था, तो जब कार एक्सेलरेशन में आ रहा था तो जो कंसीबल फोर्स था उसको एक्सेलरेशन में लाने के लिए वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। यहाँ आप उसका रियल एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे जो ऑब्जर्वेबल फोर्स है हमारा वो क्या है,
फ्रिक्शन ही है जिसके कारण क्या होता है, एक्सिलरेशन आता है। देखते हैं, कंसीडर ए बॉक्स लाइंग ऑन द कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन, एक कंपार्टमेंट में रखा गया है ट्रेन के, दैट इज जो कि एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है। इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी, इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, अब बॉक्स जो है अगर वो स्टेशनरी है रिलेटिव टू द ट्रेन, इन फैक्ट इट इज एक्सिलरेटिंग अलोंग विद द ट्रेन, ट्रेन के साथ तो एक्सिलरेट कर रहा है, लेकिन आप डिपेंडिंग अपॉन ये रिलेटिव मोशन तो हो ही गया। अंदर जो है कंपार्टमेंट में आपका जो सामान रखा जाता है, जो ट्रॉली बैग या जो भी सामान आप लेके जाते हो तो रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के साथ तो एक्सिलरेट कर रहा है, ट्रेन तो एक्सिलरेट कर रहा है, तो ट्रेन के तो क्या करेगा ट्रेन के साथ, व्हाट फोर्सेज कॉज द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉक्स। अब रियल क्वेश्चन है कि कौन सा फोर्स है जो बॉक्स के एक्सिलरेशन के लिए जिम्मेदार है, जो ट्रेन के साथ में चल रहा है। तो इसका आंसर वहां पे भी किया था, यहाँ पे क्लियरली द ओनली कंसीवेबल फोर्स इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होता तो देखिए क्या होता, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन वुड स्लिप बाय, वो क्या करता, स्लिप कर जाता, एंड बॉक्स वुड रिमेन एट इट्स इनिशियल पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया, वो तो रह जाता, और इनर्शिया के कारण वो क्या जाता, स्लिप कर जाता, एंड हिट बैक साइड ऑफ द ट्रेन, वो क्या करता है, ट्रेन को हिट कर देता। भाई अगर फ्रिक्शन ना होता तो इनर्शिया के कारण वो क्या, रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता, और फ्रिक्शन ना होता तो सरक जाता और आके क्या होता, बैक साइड ऑफ द ट्रेन से वो क्या करता, लड़ जाता, भिड़ जाता। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को समझते हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ को समझते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। जिस ग्राफ की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के ग्राफ की जो हमने बात की थी उसके बारे में आइए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ देखिए हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो बात की जाए, अगर हम लोग समझ भी चुके हैं कि जो एक तरफ हमने क्या किया हुआ है, फ्रिक्शन लिख दिया है, एक तरफ लाइट फोर्स लिख दिया है। हम लोग देखते हैं इसके मोशन में फ्रिक्शन म्यू एस और म्यू के का क्या रोल आता है। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू के इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन द कांटेक्ट। सिमिलर सारा केस जो है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है हमारा, अगर बात करें तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर देखिए अगर कभी कई बार क्या होता है, इसको भी पूछ लिया जाता है कि जो सबसे बात करें तो अगर फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे कम किसका होगा, सबसे ग्रेटर, फिर क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे कम किसकी वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ये देखिए अगर हम लोग बात करें जो एफ एस इज इक्वल टू था लेस आर इज इक्वल टू म्यू एस एन, या सिंपली अगर एफ एस इज इक्वल टू क्या करें म्यू एस एन, या म्यू एस एन की जगह क्या लिख दें, एम जी लिख दें, म्यू एस एम जी।
ये तो कांस्टेंट है। अगर इसको एफ एस को लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के आ गया। तो ये क्या है, लीनियर रिलेशन। यहाँ देखिए कोई पावर तो है नहीं, तो लीनियर रिलेशन हो गया। लीनियर रिलेशन में अगर देखेंगे तो ये क्या आता है हमेशा, लीनियर रिलेशन में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आता है। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये इसकी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू हो गई। एफ स्टैटिक यहाँ मैक्सिमम हो गया, जिसकी क्या नाम हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब इससे क्या करेगा, आप देखिए कैसे फ्रिक्शन की वैल्यू जब अप्लाइड आपने लगाया तो पहले ये क्या कर रहा था, सीधे सीधे स्लोप इसका इंक्रीज होता, अब देखिए स्लोप घटना शुरू हो गया। ये देखिए क्या हो गया, घट गया। इसकी अगर ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब घट गई। जब ये मोशन में पूरी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मोशन में आ गया तो इसकी वैल्यू घटना शुरू हो गई। जो हमने बोला था कि एफ काइनेटिक जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, सबसे लेस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी लेस होता है। तो उसकी वैल्यू देखिए, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है। और फिर क्या हो गई, घटती चली आ गई तो मोशन में मिनिमम हो गई। जब मिनिमम हो गई तो क्या किया, उसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन या हम लोगों ने क्या बोल दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दिया। उसी से क्या करता रहेगा, आप ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, उतने से ही अपोज होता रहेगा उसका। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ के अपॉन एम, अभी हमने आपको समझाया। उससे क्या करना शुरू कर देगा, डी एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे क्या करेगा, अगेन रेस्ट में आ जाएगा। अगेन फिर सारा ग्राफ क्या होगा, ऐसे घटता हुआ घटता घटता चलाएगा, फिर ये ग्राफ बढ़ेगा घटेगा, फिर ये इस तरीके से फिर रिलेशन उसके साथ आ जाएगा और अंत में कहाँ आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। जब अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन के कारण वो क्या करेगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो आइए एक दो न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। जैसे ही मैक्सिमम की बात आए कहीं पे भी, आपको एक ही जगह मैक्सिमम पढ़ाया गया है, वो पढ़ाया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन में, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोला गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला गया। वहीं पे आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। तो जो भी चीज़ मैक्सिमम बोली गई तो उसी के साथ आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। ओके ठीक है, गिवन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज, जो है ये आपको दिया गया है, म्यूएस जो दे दिया गया वो दे दिया गया 0.15। और हमको पता है एफ एस जो हमारा होता है लेस आर इज इक्वल टू म्यूएस एन होता है, और ये लेस आर इज इक्वल टू किसके होता है, म्यूएस एम जी के बराबर होता है। ठीक है, अब जो इसमें एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब मिल सकता है, जब ये क्या हो जाए, इक्वल टू के बराबर हो जाए एफ एस। इससे लेस रहेगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही नहीं। तो लेस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन के बराबर हमारा हो गया। तो अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसी के लिए होगा एम ए इंटू, वो किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा। इसको एम जी लिख सकते हैं। तो एम से एम हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए जो मैक्सिमम होगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो गई, म्यू एस जी के बराबर हो गई। म्यू एस की वैल्यू 0.15 दिया है और जी की वैल्यू 10 रख देते हैं। ये कितना जाएगा, 1.5 एम एस माइनस 2 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम एस जो है वो आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम तभी मिलेगा, वो जो है जब एफ एस जो है लेस आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू एस एन हो जाए, तभी तो मोशन में आ जाएगा, तभी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ए लेस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस जी हो गया, क्योंकि एम से एम कैंसिल हो गया तो एम जी हो गया। तो ए मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस जी 0.15 इंटू 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो जब भी मैक्सिमम या कुछ ऐसा टर्म पूछा जाए तो हमें हमेशा किसके पास जाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास जाना है। वहीं सही मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू पे ही मिल सकती है हमें एक्सेलरेशन की, तो हमने इक्वल टू कर दिया। और अब वैसे भी देखिए जो हमारे पास नेट इसका मोशन होता है एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम ए के। ठीक है, अब ये जो है लेस होता है, यानी कि जब ये एफ के बराबर हो जाएगा तो ही आपको ये लेस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये मास से क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। जब भी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो ये मास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके यहाँ से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, केवल एफ अप्लाइड अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। क्वेश्चन में बस इतना बोला गया है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन व्हिच ए बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन्स स्टेशनरी। हमको किसका बनाना है, ट्रेन का बताना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया कि जो
अगर हम लोग देखें जिस एक्सीलरेशन से ट्रेन एक्सीलरेट कर रहा है उसी से क्या कर रहा होगा हमारा, उसके कंपार्टमेंट में रखा बॉक्स भी कर रहा होगा। और उससे ज़्यादा अगर वो हो जाता, जो फ्रिक्शन उन दोनों सरफेस के, ट्रेन के कंपार्टमेंट के सरफेस और बॉडी के बीच में लग रहा है, बॉक्स के बीच में लग रहा है, अगर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा भी कम हो जाएगा, वो फ्रिक्शन दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो क्या करेंगे वो, अगर बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल फ्रिक्शन हटा ही दें, तो बॉल बॉक्स क्या करेगा, अपनी जगह पे ही मूव रहेगा और जो ट्रेन का सरफेस या फ्लोर होगा वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा और वो पीछे आके क्या कर देगा, हिट कर देगा। तो वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन वही होगा, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, उसके बाद बॉक्स मोशन में आ जाएगा, वही मैक्सिमम एक्सीलरेशन हमको बताना है। तो किसके बराबर होगा, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, इसीलिए ए लेस आर इज इक्वल टू म्यू एस जे रखा हुआ है। वैसे ही एक और यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास रखा है, ए मास ऑफ 4 kg यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है जिसमें थीटा की वैल्यू जो हमको दी गई वो 15 डिग्री दी गई है। ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये देखिए 4 kg का है, क्या करा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट करा। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। The mass just begin to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? अब इसका अगर FBD हम बनाएं तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से जो ये 4 kg का होगा वो क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, mg काम करेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, इधर लग रहा होगा सरफेस के पर, उसके नीचे ही क्या लग रहा होगा। अगर वहाँ से मैं क्या मान लूँ, ये थीटा एंगल मान लूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आर द वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द नॉर्मल फोर्स n ऑफ अ प्लेन ऑन द ब्लॉक। ये दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे तो इस केस में तो बराबर नहीं होंगे। थर्ड क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs अपोजिंग द इम्पेंडिंग मोशन। ऑब्वियस सी बात है, इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टिंग ऑफ दीज फोर्सेज मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तभी क्या रहेगा, वो रेस्ट पे रहेगा। रिजॉल्विंग द वेट mg along द टू डायरेक्शन, वही हमने क्या किया हुआ है, mg को टू डायरेक्शन में क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। इधर थीटा के साइड में क्या चला गया, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, तो इसके साइड क्या चला गया, mg चला गया, और इधर क्या चला गया, mg साइन थीटा चला गया, mg cos थीटा, mg साइन थीटा। नॉर्मल किसके बराबर हो गया हमारा, mg cos थीटा के बराबर हो गया, mg cos थीटा के बराबर हो गया, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन, और mg साइन थीटा के बराबर क्या हो गया, fs हो गया। वही इम्पेंडिंग मोशन को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ये इधर फ्रिक्शन Fs लग रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू दिया है। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग तो क्या जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, Fs है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल आ गया। तो ये क्या हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, और Fs की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस n अपॉन क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई, n से n कैंसिल हो गया, tan थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू एस के बराबर। और थीटा मैक्स की अगर हम लोग बात करें तो दिया हुआ हमको 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस, और इसकी वैल्यू जो होती है tan 15 डिग्री की सबको पता है वो 0.2, ये हमारा क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। कई बार इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, म्यू एस जो है वो tan थीटा के बराबर होता है और थीटा की वैल्यू दी होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें जो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन किसी की भी बात करें तो वो भी क्या है, फोर्स ही। तो अगर Fs की हम लोग बात करें तो म्यू एस इंटू ये नॉर्मल फोर्स है, ये भी तो क्या नॉर्मल फोर्स है हमारा, और ये क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये भी क्या है फोर्स, ये भी न्यूटन में होगा, ये भी न्यूटन में होगा। तो अगर म्यू एस को हम लोग देखें तो क्या आने वाला है, फोर्स का न्यूटन से न्यूटन डिवाइड, यानी कि ये क्या आने वाला है, डायमेंशन लेस होने वाला है। डायमेंशन लेस होने के साथ साथ इसकी कोई यूनिट, नो यूनिट होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक नंबर आया है और क्या आई है, नो यूनिट आया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। पहले फिगर में दिया गया है
जब यहाँ पे दिखा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0 पॉइंट, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेक G इक्वल टू 10, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग हो गई, और इन एक्सटेंसिबल, ठीक है। अब जरा आइए दोनों की बीडी बनाते हैं। अगर ये नीचे की तरफ है तो टेंशन कहाँ हो गया, इस तरफ हो गया। नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा होगा mg काम कर रहा होगा। पहले की बीडी देखिए, टेंशन क्या हमने क्या लगा दिया, टेंशन ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ mg काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन का हो जाएगा जो वेट हो जाएगा। इसके लिए जो बन गया, और इसके लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो ये जो है इसका अपोज करेगा तो एफ के क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एफ के क्या हो गया, इधर हो गया, और टेंशन क्या हो गया हमारा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हो गया, अवे फ्रॉम द बॉडी। इस केस में भी, इस केस में आइए अब जरा इनको क्या करें, इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग फॉर्म करें। एज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड pulley is smooth, the 3 kg block and the 20 kg trolley both have the same magnitude of acceleration। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए दिया गया है कि पुली हमारा क्या है, स्मूथ है, और इन एक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग है हमारे पास, दोनों में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को कोई और इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा। द अप्लाइंग सेकंड लॉ टू द मोशन ऑन द ब्लॉक, अगर ब्लॉक पे लगाएं तो नीचे वाले ब्लॉक पे लगाएं तो हमारा अभी बी डी क्या बना हुआ था, ये नीचे 30 न्यूटन काम कर रहा था, ये जो था ऊपर की तरफ जो टेंशन काम कर रहा था वो ये था, तो टेंशन माइनस 30 न्यूटन इक्वल टू 3 kg का मास था, इसमें एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए आ गया। तो हमारा क्या ये बन के आ गया, पहला इक्वेशन बन के आ गया 30 न्यूटन। ये न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं होती है कई बार, तो ये हमारा क्या आ गया, बन गया। पहले के लिए हमारे पास बन गया 30 माइनस टी। अप्लाई द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन द ट्रॉली, अगर ट्रॉली पे लगाएंगे तो टेंशन था टी माइनस एफ के, फ्रिक्शन पीछे की तरफ था, उसके बाद जो 20 था इंटू एक्सेलरेशन, दोनों में एक्सेलरेशन सेम था, तो एक्सेलरेशन क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया। अब हमको एक्सेलरेशन और एफ के की वैल्यू चाहिए, तो हम सभी को पता है एफ के जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के एन के बराबर होता है, और म्यू के की वैल्यू इसमें दी हुई है 0.04 दिया हुआ है, और वैल्यू जो दिया है वो 20 दिया, तो कितना आ गया, एफ के की वैल्यू क्या करेंगे, एफ के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू के इंटू एन, एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, यहाँ पे m इंटू जी, मास g कितना है, ये 10 है, ये अभी इसमें वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना आ गया, 200 न्यूटन के बराबर आ गया। अब इसमें उठा के रखते हैं तो 0.04 इंटू क्या आ गया, 200 की अगर हम लोग बात करें तो 4 टू जा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा ये बन गया t माइनस 8 इज इक्वल टू क्या बन गया, 20a बन गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दो ही अननोन है और दो ही नोन है, चाहे तो t के साथ में क्या कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर दोनों को एलिमिनेट आप करने जाएंगे तो सिंपल t की वैल्यू होती है t इज इक्वल टू 20a प्लस, हमने 8 रख दिया, चलो इसी को ले आए, तब इसमें पुट कर दिया 20a प्लस 8 माइनस 30 इक्वल टू कितना आ गया, 3a। ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए कितना आ जाएगा, -22, इधर आया 17 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर क्या आया था, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये कितना आ गया -22, इधर इसको इधर ले आए तो यहाँ कितना आ गया 17, a इज इक्वल टू कितना हो गया 20a, a इज इक्वल टू क्या आ गया 22/17 ms माइनस 2। एक की वैल्यू हमें मिल गई। अब एक की मिल गई, किसी भी इक्वेशन में इसमें रख दो, इसमें t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 22/17। यहाँ से क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 3 इंटू 22/17 प्लस क्या रख दें 30, वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू को। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इन्होंने कुछ गलती की हुई है। देखिए यहाँ पे t माइनस 8 आया है, 8 को अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू प्लस यहाँ पे अगर पुट करेंगे 20 प्लस 8 माइनस 30, यही तो एक्सप्रेशन बना। किसकी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, t की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे t की वैल्यू जो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में हमें पुट करना था, जी जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा था 30 माइनस
30 माइनस टी इज इक्वल टू कितना था, 3 इंटू ए था। इसका जो हमको वो बनाना था एफ में जल्दी जल्दी में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 30 माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया था हमारे पास, 3 इंटू ए के बराबर है, जो कि यहाँ पे बना था। तो उसी में क्या करेंगे, जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.96 और क्या आ जाएगा 27 पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा रोलिंग फ्रैक्शन के बारे में। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करिए, जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं इसको भेजिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने आज देखा था इम्पोर्टेंट जो फोर्स देखा कॉन्टैक्ट फोर्स में, और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन में हमने देखा, पहले समझा कि फ्रिक्शन होता क्या है, फिर हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फिर देखा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसके लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया एफ एस इज इक्वल टू जो है म्यू एस इंटू एन, एन किसके नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा। काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम लोगों ने इसके लिए फार्मूला क्या जनरेट किया, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन एम जी के बराबर, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंगली हम लोगों के लिए था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्यों नहीं डिपेंड करता। फिर उस पर हम लोगों ने बेस्ड कुछ क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।